हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का जो चैप्टर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। इसको दो भागों में बांटा गया है सिंपली अगर ले तो। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स रेस्ट। इसमें हमको क्या पढ़ना है? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। और इसमें क्या पढ़ना है? चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ आप लोग बताते हैं। हम लोग जानते हैं एटम जनरली मेनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। और एटम का दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? क्लास 9 में लोग सीख चुके हैं। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में, इन सर्टेन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। नहीं, ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ। अब हम लोग जानते हैं क्या एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होता है? किसी भी एटम, व्हेन द एटम इज इन न्यूट्रल कंडीशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? तो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, द चार्ज पजेज बाय इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, या सिंपली इसको बोलते हैं -E। और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो कितना होता है? +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और +E। यही कहलाता है चार्ज। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बिटवीन देम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशनल प्रॉपर्टी है। हाँ, और हम लोग जानते हैं क्या कि एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सपोज सोडियम को अगर लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11। तो ये हो गया तुम्हारा -11E और ये हुआ +11E। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट इज वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में, तो कैसे रिएक्शन होता है थोड़ा इसके बारे में लोग स्टडी करते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 281 और क्लोरीन कितना होता है? 287। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी एटम क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेशनरी, माने दे वांट टू मेक इट सेल्फ स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या? स्टेबल, अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। तो स्टेबल कंडीशन में कैसे रखता है? तो इसका ऑर्बिट ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट मीन्स इसका लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे ये सोडियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो क्या करना पड़ेगा? 2 कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 लूज कर दे। तो लूज करना ज़्यादा आसान है। तो ये सोडियम क्या करता है? Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और ये बनाता है Na+। Na+ कैसे हुआ? हम अभी क्या बताएं कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। पहले 11 प्रोटॉन था और 11 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया। तो अब कितना इस पे इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन कितना है? 11 है। तो 1 प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए Na+ हो गया। और क्लोरीन क्या किया? क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब ये गेन कर लिया तो हो गया Cl-।
हम लोग देख रहे क्या कि क्लोरीन में कितना होता है 17, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लिया तो अब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और जब दोनों के बीच रिएक्शन हुआ तो Na+ और ये Cl- मिल के बनाया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये आपके जस्ट समझने के लिए है। ठीक, वैसे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी फिनामिना होता है, इलेक्ट्रिसिटी या फिनामिना है, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही, प्रोटॉन तो अपनी जगह पर रिजिड है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर रब्ड विथ ईच अदर is called frictional electricity or static electricity. The electricity developed on objects when they are rubbed with each other is called a static electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कैसे होता है? जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो यहाँ भी ठीक वही चीज़ तो है। क्या होता है? एक जो ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सिंपली एग्जांपल एक तो दे सकते हैं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। एक तो स्केल लीजिए, स्केल को लेकर बहुत मानिए अगर ड्राई हेयर है उस पर रब कीजिए इस तरह से, और ऐसा रब करने के बाद स्मॉल पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाइए, पेपर का टुकड़ा उस पर अट्रैक्ट हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों? बिकॉज द बॉडी हैज़ बिकम चार्ज्ड, स्केल हैज़ बिकम चार्ज्ड। ठीक है, तो चार्ज जो बॉडी होता है, चार्ज बॉडी अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करते हैं। तो अभी बताएं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हुआ? द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन which gives rise to electrostatic force of attraction between them is called electric charge और its value is कितना होता है? E जनरली होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक चीज़ और बता रहा आप लोगों को, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हुआ जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट क्या करता है? दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन दूसरा ऑब्जेक्ट को देता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफ़र जो होता है ये हमेशा होल नंबर में होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ वो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, ऐसे होल नंबर में होगा, लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। 1/2 1/3 ऐसा नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और जनरली Q इक्वल टू होता है Ne, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल Q इक्वल टू होता है Ne, वेयर n बिलोंग्स टू I, n इज सम इंटीजर एंड E का वैल्यू आप लोग जानते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। जैसे मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक
फील्ड ना, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को, दूसरा चार्ज को लाते हैं, तो अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल करेगा, और अगर डिसिमिलर है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लाइक चार्ज विल रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो अभी हम क्या बोले कि एक चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है, और इसके सामने जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एक तो दूसरा चार्ज को लाते हैं, लाइक चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, धक्का देगा। तो पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। इसका मतलब ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। और जब ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सपोज कर द फोर्स इज एफ, ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है। अब अगर सपोज किया जाए कि ये इस चार्ज को यहाँ से मूव करके एक्स डिस्टेंस तक लाया गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और डिस्टेंस भी है, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सॉरी, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही अगर इस चार्ज, ये चार्ज यहाँ ना होकर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, यहाँ हो, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो, इन्फिनिटी पर, और यहाँ से इस चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस आर तक लाया जाए, तो जो वर्क डन होगा उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या होगा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point is called electric potential. The electric potential in an electric field at a point is defined as work done in moving unit positive charge from infinity to that point. That is, it is denoted by V, and V equal to W by Q. V equal to W by Q. Work done in moving unit positive charge from infinity to the given point is called electric potential. अब आता है potential difference. What is potential difference? Potential difference between 2 points in an electric field, same definition होगा, is defined as the work done in moving unit positive charge from one point to the other point, ठीक है। तो if मान लिया गया यहाँ का ये पॉइंट का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है, तो देयरफॉर VB माइनस VA equal to WAB by Q. Work done in moving unit positive charge from one point to the other point. जैसे एक तो क्वेश्चन इसी पर आता है, 5 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज from 0.5 coulomb between 2 points. What is the potential difference between the 2 points? तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, given work done equal to WAB equal to 5 joule and charge Q equal to 0.5 coulomb. So therefore potential difference between 2 points
वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। तो वर्क डन कितना है 5 जूल बाई 0.5। तो ये डेसिमल हट जाएगा, ऊपर चल जाएगा 10 इक्वल टू 10 वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अभी तक हम जो पढ़े वो तो चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होगा ये पता है हम आप लोगों को, कि जब चार्ज रेस्ट में है तो सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अब आता है व्हेन चार्ज इन मोशन, तो क्या होता है, तो चार्ज मोशन में कब आएगा, सवाल तो यही आता है कि चार्ज मोशन में कब आएगा। तो वाटर कब फ्लो करता है मालूम है, जब हाइट का डिफरेंस होता है। एक जगह वाटर ज़्यादा हाइट पर है, एक कम हाइट पर है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम अपर हाइट टू लोअर हाइट, है ना। वैसे ही हीट का फ्लो कब होता है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस हो। एक तो सपोज कर एक रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा एक रॉड का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों को आपस में टच में कांटेक्ट में लाया गया, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। वैसे ही चार्ज कब फ्लो करेगा, इफ देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह पोटेंशियल हाई रहेगा, एक जगह पोटेंशियल लो रहेगा, तो चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब आता है मोशन, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट the rate of flow of charge through any section of wire, through any section of wire is called electric current. The rate of flow of charge through any section of wire is called electric current. If Q charge flows through a wire for t second, then करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी, और Q इक्वल टू क्या होता है NE इक्वल टू NE बाई टी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, तो अभी हम क्या बोले कि चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो कर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, उसका उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, उतना ही कम तेज़ी से फ्लो करेगा। इसका मतलब हो गया कि इफ़ यही ओम का लॉ है कि इफ़ द टेम्परेचर and other physical condition remaining constant, if the temperature and the other physical conditions remaining constant, the current flowing through the wire is directly proportional to the potential difference between the 2 points, that is V proportional to I or V equal to IR, where R is constant, and called resistance of the conductor। इस आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब ये रेजिस्टेंस, ये कंडक्टर है आर, ये किस पर डिपेंड करता है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अगर एक वायर को लेते हैं, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये A1 है तो ये है A2। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही लो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ही कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही हाई होगा। इसलिए जो पतला तार होता है उसका रेजिस्टेंस हाई होता है और जो मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। ठीक है, अब दोनों को यदि मिलाते हैं तो क्या होगा तुम्हारा? R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए और R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर रो इज कॉन्स्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी। Rho is called resistivity of the material of the wire. अब R इक्वल टू रो L बाई ए हुआ इफ L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? R इक्वल टू रो। Resistance offered by a wire of unit length and of unit cross section area is called resistivity of the material of the wire, of the conductor भी बोल सकते हैं। The resistance offered by a wire or conductor ना, by a conductor of unit length and of unit cross section area is called resistivity of the conductor। ठीक है।